हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कशिश नानकानी। आज की वीडियो में हम डेटा साइंस के आंसर क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में हमें क्रिस्प डीएम को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे क्रिस्प डीएम वर्क करती है किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो हमारा लाइक क्रिस्प टीम इज लाइक क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। एक ही प्रोसेस होती है, अप्रोच होती है डेटा माइनिंग के लिए। लाइक डेटा माइनिंग के लिए अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, तो उसमें एक होता है क्रिस्प टीम। तो क्रिस्प टीम वर्क कैसे करती है वो हम कास्ट प्रोटेक्शन के हमारे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हमारा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पहले फेज में हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको लाइक क्या क्या नीड्स है, लाइक पहले उसके लाइक क्या एक ऑब्जेक्टिव और लाइक रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारे हाउस प्रोटेक्शन वाले में एक हमारा लाइक फर्स्ट जो टास्क होगा वो है कि एक मॉडल ऐसा बनाना है जो कि एक्यूरेटली हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको एस्टिमेट कर सके, जाकि वो हेल्प करेगा हमारे रियल एस्टेट के एजेंट्स को और बायर्स और सेलर्स को। तो हमारा फर्स्ट टास्क यही रहेगा कि हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि एक्यूरेटली हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको एस्टिमेट कर सके। तो इसमें एक स्पेसिफिक टास्क क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि लाइक जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है वो विद इन 5% है कि नहीं है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फीचर है जैसे कि लोकेशन, साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स के लिए क्या ऐसा फीचर है जो कि उस चीज की लाइक प्राइस बढ़ा रहा है। लाइक हो सकता है वन बीच की भी कभी कभी ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव रहता है जस्ट बिकॉज लोकेशन के बेसिस पे। तो फिर इसलिए हमें वो देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फीचर है जिसके कारण लाइक जो प्रॉफिटेबल रहेगा, लाइक जो मोर यूजफुल है हमारे बिजनेस के लिए। सेकेंड है हमारा डेटा की अंडरस्टैंडिंग। तो इस फेज में हम फोकस करते हैं कलेक्ट इस लाइक इस फेज में ऐसा होता है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं टू बिकम मोर फेमिलियर विद इट, आइडेंटिफाई डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर इग्निशन, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस सोर्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ रियल एस्टेट डेटा। तो हमारे इस फेज में हम जो डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लाइक हमारा डेटा है कैसा। तो लाइक हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि लाइक जो डेटा की जो क्वालिटी है वो कैसी है, कि लाइक कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और लाइक कितनी क्या बायसनेस है या कुछ है। तो फिर ये सब हम लाइक टोटल ये सब चीजें हम देखेंगे कि लाइक डेटा की क्वालिटी कैसी है। तो और उससे हमें पता चल सकता है कि लाइक अभी हम थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा पाएंगे डेटा को देखे कि हमारा डेटा किस तरीके का है। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा सोर्स और फॉर्मेट्स ऑफ रियल डेटा को हम देखेंगे कि लाइक सोर्सेज और फॉर्मेट्स को देखेंगे रियल एस्टेट के डेटा को। तो इसमें हमारा स्पेसिफिक टास्क होता है और टास्क होगा वो ये होगा कि हमको पास सेल्स का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड में लाइक बहुत अलग-अलग जगहों पे वो रिकॉर्डेड होगा, तो हमें उसे कलेक्ट करना है और उसे एक्सप्लोर करना है, और उसमें जो मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स है और जो इनिशियल पैटर्न्स है उनको हमें निकालना है कि लाइक कौन कौन सी वैल्यूज मिसिंग है, आउटलायर्स कितने हैं, और लाइक पैटर्न्स क्या, हम क्या पैटर्न्स बना पा रहे हैं। तो हमारे डेटा अंडरस्टैंडिंग में उन्हें स्पेसिफिक टास्क ये रहेगा कि हमें जो पुराने सेल्स के रिकॉर्ड होंगे हमें उन्हें निकालना है, उन्हें लाइक अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना है। और उसी डेटा को हमें देखना है कि उसमें क्या क्या मिसिंग वैल्यूज है, क्या क्या आउटलायर्स है, और लाइक क्या हम इनिशियल पैटर्न बन रहा है उसमें से। तो हमारा थर्ड पॉइंट है डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज टू कंस्ट्रक्ट द फाइनल डेटा सेट्स फॉर द initial raw data. This often is the most टाइम कंज्यूमिंग, इंक्लूडिंग डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन। तो डेटा प्रिपरेशन में अब जो हमारा डेटा होता है एक फाइनल रॉ डेटा सेट हम इसमें क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हम लाइक जो ये बहुत ये फेज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि इसमें हमें क्लीनिंग भी करेंगे जो डेटा है उसकी, उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते करेंगे, इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो लाइक हमें लाइक इसमें हम हमारा जो डेटा है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे रॉ डेटा को लाइक बनाने के लिए। लाइक हम सारी इसमें बहुत सारी चीजें लाइक हम डेटा की क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब करेंगे। तो स्पेसिफिक टास्क हमारा अभी क्या है कि हमारे जो कलेक्टेड डेटा है उसको हम अभी क्लीन और ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें हम जो मिसिंग वैल्यूज है उनको हैंडल करेंगे। काफी सारी मेथड्स होती है हमारी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, जैसे कि मीन इंपोर्टेशन और भी बाकी सारी होती है, और स्केलिंग, न्यूमेरिकल फीचर, स्टैंडर्डाइजिंग नोड। हाँ, और हम स्केलिंग भी करेंगे कि लाइक
ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा कि जो एक जनरलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा कि जो भी अगर अलग-अलग लाइक फैक्टर्स है तो उनको कैसे नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि सबकी स्केलिंग अलग-अलग होती है तो उनको नॉर्मलाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम क्लीन और ट्रांसफॉर्म करेंगे कि लाइक जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ है उनको हैंडल करेंगे और हमारी जो नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म भी होएगी। 4th पॉइंट है हमारा मॉडलिंग। इन दिस फेज़ various modeling techniques are selected and applied, and their parameters are calibrated to optimize it. The goal is to build a model that can predict हाउस प्राइसेस इफेक्टिवली। तो अब मॉडलिंग में हम ऐसा अब हम एक ऐसा लाइक हम काफ़ी सारी मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट कर सके। तो इसमें हमारा स्पेसिफिक टास्क ये होगा कि हमें बिल्ड करना एक प्रेडिक्टिव मॉडल यूजिंग एल्गोरिथम लाइक लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट। This includes splitting data into training and test sets and tuning hyperparameters to optimize model of performance. तो इसमें हम हमारा लाइक एक मॉडल क्रिएट करेंगे हमारे लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट को के एल्गो इन एल्गोरिथम्स के यूज से, और एक हम इसमें हमारा जो डेटा होगा उसको लाइक स्प्लिट कर देंगे ट्रेनिंग और टेस्ट सेट्स में, और हम हमारे मॉडल को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। इवैल्यूएशन बिफोर डिप्लॉइंग द मॉडल इट इज thoroughly evaluated to ensure it achieves the business objective. This phase involves assessing the model's performance, KPI, and determining if it's also original problem. तो हमारे इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, जो मॉडल हमारा बन गया है, कि वो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने फर्स्ट में डिफाइन किए थे कि लाइक क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाया है कि नहीं कर पाया, और हम देखेंगे कि लाइक जो केपीआईज़ और ये सब हमने लाइक देखेंगे कि जो हमारा मॉडल है वो परफेक्टली वर्क कर पा रहा, लाइक जैसे हमने सोचा था उस हिसाब से वो वर्क कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम कंप्यूट की तो इसमें हमारा स्पेसिफिक टास्क ये होगा कि हम कंप्यूट की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स such as root mean square error to measure prediction accuracy and R square to understand how well the model explains price variance, compare the model's performance with simple benchmark to ensure added value। तो हम एक जो इसमें यही होगा कि हम चेक करेंगे कि जो हमारा मॉडल है वो वर्क जो हमने जो कि लाइक वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा है प्राइसेस की नहीं, कि लाइक एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डेविएशन है एरर्स लाइक जो एक्चुअल वैल्यूज है उनमें से। तो हम इवेलुएट करेंगे कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस है कैसी। अब डिप्लॉयमेंट ये हमारा फाइनल फेज होता है। इस फाइनल फेज में हम the final involves integrating developed model into a business process to make it accessible to end user. This could range from generating multiple reports to implementing a sophisticated online prediction system. Specifically, deploy the house prediction model as an application program, integration it into a real estate website, or embed into an existing property valuation tool. तो अब हमारा फाइनल फेज होगा डिप्लॉयमेंट का, जिसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे जो हमारा जो मॉडल होगा उसको हम डिप्लॉय कर देंगे लाइक किसी ऐप या किसी लाइक जो जनरे अभी या तो कोई हम एपीआई क्रिएट कर देंगे या फिर हम किसी लाइक ऐप में इसका ये जो मॉडल है इसको लाइक उसको लाइक ऐड कर देंगे कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो अब बन के रेडी हो चुके हैं, अब वो रियल वर्ल्ड में यूज करने के लिए बन चुका है, तो ये तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा लाइक हाउ हम क्रिस्टीम अप्रोच को यूज करते हैं हाउस प्रोडिक्शन में अ, कोई भी मॉडल बनने के लिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमें डेटा टाइप्स को लाइक एक्सप्लेन करने के हमारे 4 टाइप के डेटा टाइप्स है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरियल। इनके बीच में क्या-क्या डिफरेंस है? तो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जो कि फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, जो कि रोज और कॉलम के विद इन स्टोर किया जा सकता है कि लाइक वो इजीली सर्चेबल और मैनेजेबल होता है। जैसे कि हमारी एक्सेल शीट में हम काफ़ी सारे कॉलम्स में नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये सब रख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक टेबल और रो के लाइक टेबल्स के लाइक रो और कॉलम के फॉर्म्स में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये इट इज़ अ
that does not have a predefined data model or it is not organized in a predefined manner, it often requires more advanced processing. तो जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो ऐसे किसी टेबल या किसी लाइक कुछ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल में हम स्टोर नहीं कर सकते। वो लाइक उसमें एडवांस प्रोसेसिंग की नीड होती है, जिससे कि हमारी इमेजेस वो किसी वो पूरा एक लाइक कोई उसका कुछ पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है कि वो इतने से इतने में यहाँ से यहाँ पे रहेगी। तो लाइक ऐसे स्टोर हो सकती है। इमेजेस हो गई, ऑडियोज, वीडियोस, ये सब हो गए, ये सब हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो कि हमारे इनमें जिनमें मेजरमेंट्स और लाइक काउंटिंग ये सब कर परफॉर्म और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में। तो अ, हम ये कह सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा हमारा न्यूमेरिकल होता है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। कैटेगरियल डेटा ऐसा होता है जो कि क्वालिटीज और लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स और कैटेगरीज में हमारे डेटा को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेस थ्योरम से हमें लाइक हमें बेस थ्योरम लाइक एक्सप्लेन करने के लिए बेस थ्योरम कैसे वर्क करती है और क्या उसका यूज है हमारे डेटा साइंस में। बेस थ्योरम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशन। कि हमारी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, जो कि प्रायर कोई लाइक पहले हमें कोई कंडीशन दी रही होती है उसके हिसाब से। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है हमारी बेस थ्योरम का। तो इस फॉर्मूले के लाइक अगर हम देखें तो जो ये P/P होता है कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकेयरिंग दैट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर कि लाइक इवेंट ए के अकर होने के कितने चांसेस है अगर इवेंट बी पहले से अकर हो गया है तो। सिमिलरली जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A भी ऐसे ही होता है कि लाइक कितनी प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी के होने की अगर इवेंट ए हो चुका है तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो लाइक कि कितनी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और इवेंट बी के होने की। तो हम एग्जांपल लेते हैं डिजीज टेस्टिंग का। तो एक हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, रेयर डिजीज अफेक्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन डायग्नोस्ड कैंसर हैज द एक्यूरेसी 90% रेट फॉर पॉजिटिव केसेस बट ऑल्सो 5% फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो हमारा एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि जो एक रेयर डिजीज है, क्योंकि हमारी जो 1% पॉपुलेशन को ही अफेक्ट कर रही है, बट उसका जो डायग्नोसिस है डायग्नोसिस फॉर डिसीज हैज अ 90% एक्यूरेसी के लिए पॉजिटिव केसेस में रहेंगे, बट 9 और 5% हमारे फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रेट भी है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डिसीज के लिए द ओवरऑल चांस की हमारे डिसीज होने के कितने चांसेस है, तो वो 0.01% है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी पॉजिटिव स्लैश डिसीज इफ अ पर्सन हैज द डिसीज। तो क्या लाइक द टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि लाइक पॉजिटिव है और नो डिसीज के लाइक इफ अ पर्सन डज नॉट हैव डिसीज बट जो हमारा टेस्ट है वो फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है, वो लाइक फॉल्स पॉजिटिव के लाइक भले बीमारी नहीं बट वो स्टिल पॉजिटिव दिखा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 0.5। तो अगर हम देखें कि लाइक अगर लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं कि लाइक अगर डिसीज है और लाइक अगर पॉजिटिव आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम यही फॉर्मूले में जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये सारी वैल्यूज को पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारा अगर देखा जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है सब कैलकुलेट करने के बाद में 15.38%, जो कि काफी लाइक दिस हाइलाइट्स दैट इवन विद seemingly accurate टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव और सिग्नल में इम्पैक्ट। तो अगर हम देखें अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 15.38% आ रही है तो हम कह सकते हैं कि लाइक भले ही इतना टेस्ट की एक्यूरेसी शो हो रही है बट स्टिल काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे रिजल्ट्स में, अगर प्रोबेबिलिटी 15% है तो लाइक काफी ज्यादा इम्पैक्ट अभी भी डाल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसका ही सेकंड पार्ट है, हमें कंपेयर करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और या तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सक्सेस या फिर फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, और ट्रायल्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स और दो ही टाइप के आउटकम्स हो सकते हैं, और
जो हमारी प्रोबेबिलिटी की सक्सेस है वो कांस्टेंट होती है, और जो हमारे ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे, और मॉडलिंग द नंबर ऑफ हेड्स इन दिस पर प्रेडिक्टिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, एनालाइजिंग पास और फेल आउटकम्स। जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ पे काम आता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं हमारे सीरीज ऑफ पॉइंट प्रोसेस में, प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है ना बैच ऑफ प्रोडक्ट के लिए, कितने डिफेक्टिव आइटम्स है किसी बैच बैच ऑफ प्रोडक्ट्स में, लाइक एक बैच में कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, और पास और फेल का आउटकम के लिए एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में पास होगा कि फेल, तो वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, सिमेट्रिक होता है, बेल शेप्ड कर्व्ड होता है, उसका मीन मीडियन मोड हमारे इक्वल होते हैं, और डिस्क्राइब करते हैं हमारे नेचुरल फेनोमेना को सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। तो एक हिसाब से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कब काम आता है, मॉडलिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, लाइक जब हाइट वेट और आईक्यू स्कोर्स हमें देखना प्रेडिक्ट करना होता है तो उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मेजरमेंट इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो हमारे एरर्स होते हैं हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में उसमें, और लाइक जो हमारे स्टॉक प्राइसेस और फाइनेंशियल मार्केट है उसके मूवमेंट्स के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रोडिक्शन में हेल्प करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मॉडल्स द नंबर ऑफ इवेंट्स occurring in a fixed interval of time or space, event occur independently at a constant average rate. The probability of an event occurring in a very small interval is proportional to the length of the interval. Counting the number of calls received by a call center per hour की like कितने कॉल्स रिसीव्ड हुए एक कॉल सेंटर पे, मॉडलिंग अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स at an intersection per day, estimating the number of website visitor in a given minute. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है डेटा प्राइमिंग प्रोसेस। डेटा प्राइमिंग प्रोसेस को हम एक और ये भी कह सकते हैं डेटा मंगिंग प्रोसेस की। इस प्रोसेस में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म और मैपिंग होती है हमारे रॉ डेटा की इनटू अनदर फॉर्मेट दैट इज मोर अप्रोप्रिएट एंड वैल्यूएबल फॉर वैरायटी ऑफ डाउनस्ट्रीम पर्पस सच एज एनालिटिक्स। तो हमारे एनालिटिक्स के लिए जो हमारा रॉ डेटा होता है उसको ये फॉर्म लाइक एक अप्रोप्रिएट और वैल्यूएबल वैरायटी ऑफ डेटा में लाइक बनाते हैं कि लाइक जो हमारे एनालिटिक्स के लिए यूज हो सकता है कि लाइक जो रॉ डेटा है उसको थोड़ा और अप्रोप्रिएट और लाइक और इम्पोर्टेंट बनाता है हमारे एनालिटिक्स के टाइम के लिए। तो डेटा wrangling के लिए डेटा wrangling एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग की, कि हमारा जो रॉ डेटा है उसको हम कैसे लाइक और ज़्यादा वैल्यूबल बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस लाइक डेटा wrangling में कुछ नंबर ऑफ लाइक स्टेप्स होती है, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट हमारा डेटा कलेक्शन, जो हमारा डेटा है उसको हम गैदर करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दिस could often कि हम डेटाबेसेस एपीआईज और वेब स्क्रैपिंग से हम डेटा को लाइक गैदर कर सकते हैं। द गोल इज टू एक्यूमुलेट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो हमारे डेटा कलेक्शन में हमें ये वर्क करना होता है कि सारे सारे जितने भी सोर्सेज हो वहां से हम डेटा लेंगे, और उस डेटा को सारे का सारा डेटा को हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे हमारे एनालिटिक्स के लिए। तो जैसे कि हमने एग्जांपल डाउनलोडिंग सेवरल सीएसवी फाइल्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स फॉर कंपनीज डेटाबेस। तो डेटा कलेक्शन इज लाइक कि हमने बहुत सारी सीएसवी फाइल्स और लाइक हिस्टोरिकल डेटा सेट्स को हमने एक जगह पे लाइक इकट्ठा किए हैं। तो ये हो गया। अब डेटा कलेक्शन के बाद उस जो डेटा हमने लिया हो उसकी क्लीनिंग होती है। ये क्रूशियल स्टेप होता है जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे एरर लाइक करेक्ट करते हैं हमारे एरर्स को, इनकंसिस्टेंसीज को और इनएक्यूरेसीज को। तो हमारे इसमें हमारी डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर देखा जाता है। तो हम रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज, डिलीटिंग रेडंडेंट एक्यूरेसी, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, करेक्टिंग एरर। तो डेटा क्लीनिंग में हम जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनको रिमूव करते हैं, जो हमारी मिसिंग वैल्यूज होती है उनको हम हैंडल करते हैं, और जो हमारे एरर्स होते हैं उसको हम करेक्ट करते हैं। लाइक जैसे टाइपोज या कोई इनकरेक्ट डेटा टाइप है तो वो वाला एरर्स हम डेटा क्लीनिंग में ही करते हैं। अब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेटा होता है वो कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, ताकि ये कंपैटिबल बन सके हमारे एनालिटिक टूल्स और मॉडल्स के लिए। तो इसमें हम एक स्ट्रक्चरल और कोई फॉर्मेट चेंज जिसमें होता है, जिसमें कि हम जो डेटा होता है उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एनालिटिक्स के लिए यूजफुल बन सके। तो इसके दो लाइक इसमें लाइक दो मेथड्स होती है। एक होती है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम स्केलिंग कर देते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको एक किसी स्टैंडर्डाइज में, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उन सबके अलग अलग लाइक
यूनिट्स रहती है, तो उनको हमें नॉर्मलाइजेशन करना होता है उसका। और एक होती है वन हॉट कोडिंग, जिसमें हम जो कैटेगरियल डेटा होता है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेटा एनरिचमेंट, एडिंग न्यू रेलेवेंट डेटा टू एनहांस द एग्जिस्टिंग डेटा सेट, दिस ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल डेटा सोर्स और डेराइविंग न्यू फीचर फ्रॉम एक्जिस्टिंग ones। तो हम जो नया और नई और कुछ रेलेवेंट चीजें हम ऐड करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सेट में, ताकि हम उसको एनहांस कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि जो हमारा सीजन का कॉलम है उसमें स्प्रिंग ऑटम और लाइक विंटर है और उसमें लाइक हमने उसमें ऐड कर दिया है, और हमारे डेट के कॉलम के हिसाब से कि लाइक कौन कौन से डेट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा लाइक सीजन चल रहा होता है। वैलिडेशन, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ रेंडम डेटा, लाइक अब हमने जो डेटा में लाइक क्लीनिंग भी कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया और उसका एनरिचमेंट भी कर दिया है। तो अब लाइक वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे डेटा की एक्यूरेसी और क्वालिटी है वो कैसी है। तो इसमें लाइक कुछ रूल सेट होते हैं और कुछ चेक्स करने होते हैं कि लाइक जो हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स है, क्या वो ये जो डेटा हमने अभी तक में हमने जो जो प्रोसेस इसमें किए, क्या वो अ, इसके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। पब्लिशिंग, तो जो ये हमारा अब जो अब चेक भी हो गया कि जो हमारा डेटा है जिसको अभी तक हमने उसमें पहले कलेक्ट किया, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर उसमें एनरिचमेंट किया, क्या वो अभी अब लाइक जो हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स थे उस पे रीच कर चुका है। अगर वो कर चुका है तो हम उसको पब्लिश करने के लिए रेडी हो गए, लाइक कि हम उसको जो क्लीन और ट्रांसफॉर्म डेटा है उसको हम अब यूज कर सकते हैं किसी एनालिटिक्स के लिए। अब वो लाइक परफेक्टली हम उसको लाइक अब और ज्यादा वो अप्रोप्रिएट और वैल्यूबल बन चुका है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मशीन लर्निंग की मॉडल ट्रेनिंग और रिपोर्टिंग और फर्दर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। कि लाइक जो ये अब डेटा है अब लाइक इसमें जो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स थे मीट हो चुके हैं, अब इसको पब्लिश कर देंगे ताकि ये हमारे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उनकी ट्रेनिंग और रिपोर्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। ये हो गया डेटा वाइंडिंग प्रोसेस। दूसरा है हमारा एरर और आर्टिफैक्ट्स और इम्प्यूटेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। एरर्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और इम्प्यूटेशन टेक्निक्स क्या क्या होती है। तो हमारे एरर्स इन डेटा क्या होते हैं, ऐसी इनएक्यूरेसीज और मिस्टेक in data belief that arise from human input, data entry mistake or faulty measurement, they represent incorrect information। जो एरर होते हैं ना वो हमारे लाइक ह्यूमन के इनपुट के लाइक से अराइज होते हैं, या फिर डेटा की जो एंट्री उसकी कुछ मिस्टेक्स होती है या फिर कुछ मेजरमेंट हमने गलत कर दिए होते हैं, तो उससे एरर्स हमारे अराइज होते हैं। तो इस जो एरर्स होते हैं वो एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक वो एरर वही है कि लाइक जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसका हम एरर कह सकते हैं। तो जैसे कि कस्टमर की एज 500 रिकॉर्ड कर दी है इंस्टेड ऑफ 50, तो एक हिसाब से देखे तो ये मिसस्पेल्ड हो गया कि लाइक एक जीरो की बजाय हमने दो जीरो लगा दिए। और लाइक जो सिटी नेम है उसको हमने लाइक हमने या तो स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ये सब हमारे एरर्स होते हैं कि लाइक हमने या तो एज में एक जीरो और लगा दिया या फिर हमने सिटी का नेम ही गलत कर दिया, तो लाइक ये सब चीजें हमारी एरर्स होती है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ये आर पैटर्न्स और distortion in data that are not inherent to the phenomena being measured. They are introduced by data collection, processing, or storage system. They are reflect sensor glitch reading, causing temperature or duplicate created uh, faulty data measures। तो हमारे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना वो एक पैटर्न्स और लाइक वो देखते हैं कि लाइक डेटा में हमारे क्या क्या लाइक लाइक पैटर्न्स और डिसॉर्शन है हमारे जो डेटा में। तो लाइक आर्टिफैक्ट्स हमारे सही कर सकते हैं अगर हम उन्हें अगर उनको लाइक पहले आइडेंटिफाई कर लिए, तो हम आर्टिफैक्ट्स को हमारे सही भी कर सकते हैं। तो हमारी ये हो गया हमारे एरर और आर्टिफैक्ट्स। अब हमारे इम्प्यूटेशन टेक्निक के लिए जो हमारी जो मिसिंग वैल्यूज होती है उसको हम लाइक कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि लाइक जो हमारी मिसिंग वैल्यूज है उसको लाइक जब मिसिंग वैल्यूज अब आ गई है तो फिर हम अब लाइक डेटा सेट हमारा इनकम्प्लीट है के हिसाब से, तो हम उसको लाइक कैसे फिल कर सकते हैं। तो एक हिसाब से हमारी जो इम्प्यूटेशन की टेक्निक्स होती है वो होती है आर यूज टू फिल इन मिसिंग वैल्यूज। जो हमारी मिसिंग वैल्यूज होती है ना डेटा सेट की, उनको हमें लाइक मिसिंग जो वैल्यूज होती है डेटा सेट में उनको फिल करने के लिए हमें इम्प्यूटेशन टेक्निक्स के यूज होते हैं। तो
सो दैट कैन तो इससे बस एक ये हो सकता है कि जो लाइक थोड़े बहुत बायस्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और जो हमारी स्टैटिस्टिकल पावर होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लाइक अगर हमने मीन का यूज कर दिया तो फिर लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन का हो गया, लाइक हमारी स्टैटिस्टिकल पावर थोड़ी लूज हो गई। तो हमारा फर्स्ट होता है हमारा मीन मीडियन डेविएशन। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स वेयर मिसिंग वैल्यूज आर। तो हम मीन और मीन इम्प्यूटेशन ऐसा होता है, जो मिसिंग वैल्यू होती है उसको हम मीन या फिर मीडियन से हम रिप्लेस कर देते हैं। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड होती है। या तो हम मीन ले लेंगे या तो हम मीडियन ले लेंगे, उनमें से उनकी कोई वैल्यू को हम वहां पे रख देंगे मिसिंग वैल्यू की जगह पे। तो काफी इजी होता है कि लाइक जो हमारा मीडियन होता है वो स्क्यूड डेटा जब होता है, जो लाइक जब आउटलायर बहुत ज्यादा होते हैं तब मीडियन यूज करते हैं। और अगर लाइक ऐसा नहीं होता है कि लाइक डेटा स्क्यूड नहीं है, तब हम मीन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे मीन और मीन लाइक मीडियन इम्प्यूटेशन का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं कि लाइक, और जो हमारा सैंपल साइज है उसको भी चेंज नहीं कर सकते। बट इसकी एक प्रॉब्लम ये होती है, जो ये है ना वेरिएंस रिड्यूस कर देता है, तो जिससे हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है वो थोड़ा और लाइक डिस्टर्ब हो जाता है। और जो एक हिसाब से बोल सकते हैं मीन और मीडियन इम्प्यूटेशन है, वो कैटेगरिकल डेटा के लिए सही नहीं है। के नियरेस्ट नेबर इंटरव्यूशन लाइक इम्प्यूटेशन देखे तो KNN imputation replaces missing value by finding the k most similar data points neighbors to the one of the missing values. The missing values is the imputant using the average of numerical mode or mode of the values from this k neighbors. तो हमारा जो के नियरेस्ट नेबर होता है, इसमें हम ये करते हैं कि लाइक जो हमारे मोस्ट क्लोजेस्ट नेबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसके लाइक एवरेज से या फिर मॉड से हम लोग वो कर देते हैं, हम कुछ नेबर्स फाइंड करते हैं ना, एन नंबर ऑफ नेबर्स हम लाइक फाइंड करते हैं, उनके या तो मीन या तो फिर अगर हमारा डेटा कैटेगरिकल है तो उनके मॉड से हम जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका हमारा प्रो ये होता है कि लाइक कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल और कैटेगरी, प्रिजर्व रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बेटर देन मीन कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव और लार्ज डेटा सेट सेंसिटिव टू आउटलायर्स एंड द चॉइस ऑफ के। हाँ, तो हमारे इसमें प्रोज ये हो सकते हैं कि वो प्रोज ये होते हैं कि न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों के लिए हमारी KNN इम्प्यूटेशन यूज हो सकती है, और जो वेरिएबल के जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने में ज्यादा बेटर होता है हमारे मीन मीडियन इम्प्यूटेशन से। बट इसकी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसका जो कंप्यूटेशन हो जाता है वो लार्ज डेटा सेट के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। और दूसरी चीज ये जो KNN होती है वो के की वैल्यू और जो आउटलायर्स है उससे बहुत सेंसिटिव होती है। वो चीज़ हम मीडियन से लाइक अगर आउटलायर्स करेंगे मीडियन से लाइक उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें कुछ फीचर्स को डिस्कस करना है, हमारी लाइक फीचर इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स को हमें डिस्कस करना है। तो फीचर इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम द रॉ डेटा। तो जो हमारी फीचर इंजीनियरिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हमें डोमेन की नॉलेज होती है, और उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फीचर्स को हमारे रॉ डेटा से। दीज फीचर्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जो फैक्टर फीचर इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एंड एक्यूरेट मॉडल्स। तो हमारे फीचर इंजीनियरिंग में जो डोमेन नॉलेज होती है उससे थ्रू हम जो फीचर्स होता है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रॉ डेटा में से। और ये जो फीचर्स होते हैं ये हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। तो जो एक अगर अच्छे तरीके से अगर हमने लाइक फीचर इंजीनियरिंग करी तो हमारा जो अ, एक हिसाब से कह सकते हैं जो लाइक मॉडल्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट बन सकते हैं। तो हमारे लाइक फीचर इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट है हमारी स्केलिंग। दिस टेक्निक इज वाइटल फॉर कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा। इट इज ट्रांसफॉर्म वैल्यू टू अ सिमिलर रेंज विच इज क्रिटिकल। तो फर्स्ट है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग में ऐसा होता है कि हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसको हम एक सिमिलर रेंज में लेके आते हैं कि लाइक जैसे कि काफी सारी अलग अलग चीजें होती है। हमारा जो डेटा होता है वो सेम रेंज में लाई नहीं करते कि लाइक सारी सेम सेम वैल्यूज है, बट वो अलग अलग लाइक टाइप की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं कि लाइक कुछ जैसे एज है, में अलग अलग रेंजेस रहेंगे, हाइट की बात अलग रहेगी, वेट अलग स्केल के रेंज में आएगा। तो फिर हमें उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। इन सबको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि लाइक
सभी को हम अगर हमें उन्हें लाइक उनके बीच में कुछ कंपैरिजन करना है तो एटलीस्ट उन्हें हमको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा कि लाइक हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हमें सिमिलर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्केलिंग का यूज करते हैं, which is critical for algorithms sensitive to feature memory such as k-nearest neighbor, support vertical machine and linear regression. Normalization scales data to fixed range, while standardization scales data to have a mean of 0 and a standard deviation of 1. For instance, converting a salary to a scale of 0 1 to ensure feature contribute proportionally. वही कि लाइक एक रेंज में हम एक जो स्टैंडर्ड रेंज होगी उसमें हम सारे की सारी लाइक वैल्यूज को रख सके। वन हॉट कोडिंग स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कैटेगरिकल डेटा। जो हमारी वन हॉट कोडिंग होती है वो एनकोडिंग होती है, वो हमारे कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज होती है। तो इसमें जो हमारा वन हॉट एनकोडिंग होती है वो कन्वर्ट करता है हमारी कैटेगरीज को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, दैट मशीन लर्निंग मॉडल कैन अंडरस्टैंड विद एन एम्प्लॉइंग एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। Ordinary, which category becomes a new binary column. For example, city has featured log in New York. It could be transformed to the column सिटी लंदन एंड दिस इज। तो हमारा जो वन हॉट एनकोडिंग होती है वो हमारी कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज होती है। जो हमारा जो कैटेगरिकल डेटा होता है उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट फॉर्मेट में लाइक कन्वर्ट करती है, और जाके हमारे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हो सकते हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर पाए बिना किसी ऑर्डिनल रिलेशनशिप को अप्लाई किए। बिनिंग बिनिंग कन्वर्टिंग कंटिन्यूस इनटू अ डिस्क्रीट कैटेगरिकल बिन्स। तो अब जो हमारी बिनिंग होती है जो उसमें कंटिन्यूस न्यूमेरिकल फीचर होते हैं उसको हम डिस्क्रीट कैटेगरिकल बिन्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जो हेल्प करता है हमें नॉइजी डेटा को स्मूथ आउट करने के लिए, तो लाइक जिससे हम जो हमारे आउटलायर्स होते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। मोर यूनिफॉर्म फॉर सर्टेन मॉडल्स। तो बिनिंग हमारी यूज होती है कि जो हमारा कंटिन्यूस न्यूमेरिकल फीचर होता है उसको डिस्क्रीट कैटेगरिकल बिन्स में लाइक कन्वर्ट करने में हेल्प करती है कि लाइक, और जो हमारा नॉइजी डेटा होता है उसको स्मूथ आउट कर देती है, और जो आउटलायर होता है उसको हैंडल करने में भी काम आती है, और जो लाइक हमारा का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म कर देती है ताकि हम कुछ मॉडल्स के लिए लाइक यूज कर सके। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज और इम्पिटेशन। जो हमारी मिसिंग वैल्यू इम्पिटेशन वही चीज होगी कि लाइक हमारी मिसिंग वैल्यूज है कि लाइक कोई डेटा मिसिंग है तो उसको हम कैसे रिप्ले अब हम मिसिंग डेटा को कैसे लाइक उस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि तो इम्प्यूटेशन में हम वही करते हैं कि लाइक जो हमारी मिसिंग वैल्यूज होती है तो हमारा जो लाइक डेटा सेट है वो मिसिंग है, तो हम उसे लाइक कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उन मिसिंग वैल्यूज को। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। गेन नेबर हो सकती है, मीन इम्प्यूटेशन हो सकती है, तो फिर हम वो मिसिंग वैल्यूज का जो टपल होता है उसी को रिमूव कर सकते हैं। तो हम जो मिसिंग वैल्यूज होती है उसको हैंडल करते हैं हमारी इम्प्यूटेशन में। तो ये हमारे फीचर्स हो गए जिससे हम हमारी जो डेटा होता है उसको हम और बेटर करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे देखना है कि कैसे हम मीन मीडियन मोड हमारे इस गिवन डेटा सेट पे हम कैसे मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं इस गिवन डेटा सेट के अकॉर्डिंगली, और हमें मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या यूज होता है हमारी डेटा साइंस में। तो हमारा लाइक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पूरे डेटा सेट की सारी पहले हम जो हमारा लाइक जो डेटा है उसको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लाइक अरेंज कर देंगे क्योंकि ताकि उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो पहले हम पूरे लाइक जितना डेटा सेट है उसका टोटल करेंगे और कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, तो हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 122। उसको हमने 7 से डिवाइड करने पे हमारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है मीन की हमारी आ रही है 16। और मीडियन हमारी होगी मिडिल वैल्यू, तो लाइक हमारी लाइक सात हमारी लाइक एक हम कह सकते हैं हमारी बस सात लाइक वैल्यूज है, तो हमारी जो फोर्थ वैल्यू होगी वो हमारी मिडिल वैल्यू है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा मीडियन है। लाइक जो हमारी मिडिल वैल्यू है हमारे सॉर्टेड डेटा सेट की। और मॉड ये होता है कि कौन सी वैल्यू लाइक कितनी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर हुई है हमारे डेटा सेट में। तो हमारा डेटा सेट में देखें तो 15 दो बार अकर हुई, लाइक वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट थी हमारे डेटा सेट में, तो हमारा मॉड हम कह सकते हैं 15 है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन के लिए जो हमारा कितना वेरिएशन है मीन और लाइक मीन से हमारा
कितना वेरिएशन और डिस्पर्शन है हमारी वैल्यूज में, ठीक है। तो और लो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है वो बहुत क्लोज है, और लाइक उनके बीच में बहुत ज्यादा वो थोड़ी लाइक ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है, बट अगर लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन आई है तो मतलब वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाइक बहुत दूर दूर वैल्यूज है। तो हमने कैलकुलेट किया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमारा वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर रूट लेके अगर हमने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है आया है इस डेटा सेट का 8.5। तो हमारा जो मीन होता है वो क्यों यूज कर लाइक क्या यूज होता है हमारे स्टैटिस्टिक में इन सब का। तो हमारे मीन का होता है कि जो हमारा सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट अगर उसमें कोई आउटलायर नहीं है तो वो हमें लाइक हमें लाइक एवरेज बता सकते हैं कि लाइक हमारे जो डेटा में लाइक एवरेज वैल्यू क्या है। मीन हमें एवरेज बताने में हेल्प करता है, बट अगर आउटलायर्स नहीं है तो मीन बहुत अच्छी अप्रोच है, बट अगर आउटलायर्स है तो आउटलायर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे मीन को। और मीडियन हमारा आइडियल होता है जब हमारे आउटलायर्स हो जाते हैं, लाइक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आउटलायर्स है तो मीडियन हमें कि लाइक अगर बायसनेस इधर भी है तो लाइक जो मिडिल वैल्यूज है वो लाइक करेक्ट हो सकती है, तो इसलिए मीडियन हमें आउटलायर से बचाने में हेल्प करता है। जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज है उससे अगर हम देखें तो वो हमें थोड़ा लाइक सेव करने में हेल्प करता है। तो लाइक और जो हमारा मॉड है वो हमारे जो कैटेगरिकल डेटा होता है उसमें जो कॉमन कैटेगरी है उसको लाइक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर पाता है कि लाइक जो हमारे जो डेटा सेट है वो कंसिस्टेंसी की इनकंसिस्टेंस है, कि लाइक उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर लाइक बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो हमारा डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट है, और अगर हमारे लाइक डेटा में बहुत कम वेरिएशन है तो हम कह सकते हैं हमारा डेटा इन लाइक लाइक वेरिएशन लो है तो हम कह सकते हैं हमारा डेटा कंसिस्टेंट है, और अगर हमारा वेरिएशन हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो काफी इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लाइक हमें जो हमारा लाइक ट्रेन्ड और लेबल डेटा सेट, लाइक लेबल डेटा सेट कहते हैं जिसमें हमें इनपुट भी गिवन होता है आउटपुट भी गिवन होता है। तो लाइक जो हमारा सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम होती है उसमें हम ट्रेन करते हैं हमारे मॉडल को इस लेबल डेटा सेट पे कि लाइक कि उसका इनपुट भी फिक्स है उसके आउटपुट के साथ में लाइक पेयर्ड है, तो लाइक हमारा जो मॉडल है वो लर्न करते हैं कि लाइक कि अगर ये इनपुट है तो आउटपुट ये होगा। तो लाइक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सुपरवाइज लर्निंग में होती है कि लाइक जो डेटा होते हैं वो लेबल्ड होते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट के पेयर्स में होता है। गोल ओरिएंटेड में होता है कि लाइक गोल ओरिएंटेड होते हैं कि लाइक हमें जो आउटकम्स है उसको प्रेडिक्ट करना है न्यू और अनसीन डेटाबेस के लिए, और पैटर्न्स लर्न फ्रॉम लर्न डेटा के लाइक जो जो हमारा लाइक पहले लेबल डेटा था उससे लाइक हमें लाइक पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट किए, उससे हमने सीखा और उसको हमने न्यू जो अनसीन डेटा था उस पे ही हमने उसको अप्लाई किया। तो एक हिसाब से हम एग्जांपल बता सकते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, कि जिसमें हम कैटेगरिकल लेबल को प्रिडिक्ट करते हैं, और हमारे रिग्रेशन में जिसमें हम कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये वो कैसे करता है कि जो हमारा मॉडल होता है वो प्रिडिक्शन करता है, और लाइक कंपेयर प्रिडिक्शन कैसे बनाते हैं कि हम कंपेयर करते हैं लेबल से और एडजस्ट करते हैं हमारे इंटरनल पैरामीटर्स को, ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सके और एक एक्यूरेट आंसर दे सके। और अनसुपरवाइज में जो होता है हमारा जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है, कि इसमें कोई प्री डिफाइंड आउटपुट वेरिएबल्स नहीं होते, लाइक बस इनपुट होता है उसका कोई आउटपुट नहीं होता है। तो इसके लिए जो मॉडल होता है उसको खुद ब खुद हिडन पैटर्न स्ट्रक्चर्स को और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है खुद से। तो अनलेबल्ड डेटा इज लाइक जो हमें डेटा होता है जिसमें कोई नोन आउटपुट नहीं होता है, और लाइक कोई टारगेट लेवल्स नहीं होते, तो इसमें हमें पैटर्न डिस्कवर करना पड़ता है कि लाइक हमें सारे के लाइक जो एक्सप्लोर करने पड़ते हैं हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर लाइक डेटा के स्ट्रक्चर को, और जिसमें कि हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स और लाइक चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं, लाइक सिमिलर चीज़ों को और एक पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो इसमें हम जो हमारा लाइक जो मॉडल है वो खुद से ही कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके लाइक आंसर निकालने की काम करते हैं। तो ये हो गया सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एवेल्युएशन मैट्रिक्स कैसे होते हैं। तो लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल होता है हमारा, जिसमें हम लाइक एवेल्युएट करने में हमें हेल्प मिलती है जो हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, और उनका एक डिटेल ब्रेकडाउन हमें मिल पाता है कि लाइक हमारे जो प्रेडिक्ट कितने लाइक करेक्ट प्रेडिक्शन है कितने इनकरेक्ट है। तो ये यूजफुल होता है हमारे इम्बेलेंस डेटा सेट पे।
कि उसको डील करने में। तो एक हिसाब से हम ये होती है हमारी लाइक टेबल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें हम बाइनरी क्लासिफिकेशन यस और नो लाइक ये ऐसे दिखती है जो हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है, एक्चुअल यस एक्चुअल नो। तो लाइक ट्रू पॉजिटिव करेक्टिवली प्रेडिक्टेड यस, इनकरेक्टली फॉल्स नेगेटिव की लाइक गलत नेगेटिव हमने देखा है, फॉल्स पॉजिटिव लाइक जो हमारा यस था वो गलत प्रेडिक्ट हुआ है, और ट्रू नेगेटिव की लाइक सही में हमने नो ही प्रेडिक्ट किया है। तो लाइक ट्रू पॉजिटिव मतलब जो हमने यस था वो सही प्रेडिक्ट किया है, अगर नो फॉल्स नेगेटिव लाइक जो हमने नो गलत प्रेडिक्ट किया है, और ट्रू नेगेटिव हमने नो भी सही प्रेडिक्ट किया है, और फॉल्स पॉजिटिव मतलब हमने पॉजिटिव यस हमने गलत प्रेडिक्ट किया है। तो हमारी एक्यूरेसी हम क्या फॉर्मूला होता है, टीपी प्लस टी एन अपन में TP plus TN plus FN plus FN लाइक जो TP और TN है इनका लाइक एडिशन और डिवाइडेड बाय इन सबका डिवीजन। तो ये होता है explains the proportion of total prediction that were correct. It's good for overall measurement when the classes are balanced but can be misleading for imbalanced data sets. तो एक्यूरेसी हमें अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है तो काफी मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, प्रिसिशन इज लाइक टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी। वन ऑफ द ऑल इंस्टेंट प्रोटेक्टेड इयर्स हाउ मेनी एक्चुअली बाय यस इट मेजर्स कि लाइक जो हमारा कितने यस लाइक सही थे, लाइक कि हमने कितने जो कितने यस प्रिडिक्ट हुए हैं और कितने उसमें से एक्चुअल में भी सही थे। तो हाई प्रिसिशन इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें जो फॉल्स पॉजिटिव है, अगर when the cost of a false positive is high कि like फॉल्स पॉजिटिव की लाइक अगर कॉस्ट हाई होती है तो उसके लिए प्रेसिजन हेल्प करता है। रिकॉल सेंसिटिविटी इसका फॉर्मूला था टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन, और एफ एन का स्कोर, और हम एफ एन स्कोर भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हम जो हमारी मिसिंग डेटा सेट है हम उसे लाइक कैसे हम लाइक क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपने अप्लाई करते हैं हमारे मिसिंग डेटा सेट की, मिसिंग वैल्यूज हमारे डेटा सेट में फिल करने के लिए। डिलीशन बट सिंपल बट रिस्की, लाइक जो हमारा टोटल डबल होता है जिसमें मिसिंग वैल्यूज है, हम या तो उसको ही पूरा रिमूव कर देते हैं। ये रिस्की भी होता है अगर लाइक बहुत छोटा सा डेटा सेट है, अगर हमने एक वैल्यू ही निकाल दी, लाइक 5 स्टूडेंट्स का डेटा सेट था, हमने एक का निकाल दिया, तो लाइक उससे काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लाइक काफी ज्यादा लाइक हमने प्रॉब्लम्स लाइक क्रिएट हो सकती है। और लाइक अगर सोचो कि बहुत बड़ा डेटा सेट है उसमें से अगर हमने एक वैल्यू निकाली है तो फिर एक ऐसे लाइक टपल या कुछ रिमूव किया है एक डेटा सेट का, तो फिर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि लाइक उससे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर बहुत छोटा डेटा सेट है तो डिलीशन करना बहुत सिंपल तो होता है बट रिस्की भी होगा। और जो इम्प्यूटेशन होता है कि लाइक इम्प्यूटेशन लाइक हमने जो गैप्स उसको फिलिंग किए, लाइक हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं कोई एस्टिमेटेड वैल्यू से, या तो फिर उसको हम एक या तो मीन इम्प्यूटेशन से कर सकते हैं, या तो KNN से कर सकते हैं, या तो फिर हम अगर किसी पर्सन को जिसको उस डोमेन में बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो अगर उसको लाइक जस्ट अपने प्रिडिक्शन से ही रिप्लेस कर दे, या फिर हम मॉडल बेस्ड जो कि थोड़ी एडवांस होती है, जैसे कि हम वो काफी सोफिस्टिकेटेड लाइक थोड़ी एडवांस मेथड होती है कि लाइक जिसमें हम KNN और रेग्रेशन जैसी मेथड्स के यूज करते हैं, ताकि हम जो मिसिंग वैल्यूज है डेटा सेट में उसको रिप्लेस कर सकें किसी दूसरी वैल्यू से। उसके लिए हम KNN या फिर रेग्रेशन यूज कर सकते हैं। और इम्प्यूटेशन में लाइक जैसे हम मीन या मीडियन निकाल के मीन मीडियन या मॉड निकाल के जो हमारे अभी मिसिंग वैल्यूज थी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बी में लॉजिस्टिकल रिग्रेशन के बारे में देख रहे हैं। लॉजिस्टिकल रिग्रेशन जो थी एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि हमारे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। जो हमारी लीनियर रिग्रेशन होती है वो कंटिन्यूस आउटकम प्रोड्यूस करती है, जबकि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो बाइनरी आउटकम लाइक लाइक प्रोबेब उसके लाइक वो बाइनरी आउटकम निकालता है, लाइक जैसे या तो फिर यस और नो में होगा, ट्रू फॉल्स में होगा, या 0 1 में होगा, बाय फिटिंग डेटा इन सिग्मॉइड फंक्शन के लाइक जो हमारा डेटा होता है उसको सिग्मॉइड फंक्शन में वो फिट करता है। तो दिस फंक्शन मैप्स एनी रियल वैल्यू टू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। तो लाइक जो हमारा ये वाला लाइक फंक्शन होता है ये हमें रियल प्रोबेबिलिटी की लाइक रियल वैल्यू देता है प्रोबेबिलिटी की, जो कि 0 और 1 के बीच में होती है। तो लॉजिस्टिक फंक्शन हमारा का फंक्शन ऐसा होता है जिसमें जो हमारा p है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग e
is the base of the natural logarithm, and z is the linear combination of input feature and the corresponding weights. कैलकुलेटिंग एन एग्जाम प्रोबेबिलिटी, तो एक हमने एग्जाम्पल लिया कि कैसे हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो लाइक हमारे लीनियर रिग्रेशन में जो आउटकम होता है वो कंटिन्यूस होता है, बट हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आउटकम बाइनरी होते हैं कि लाइक या तो एक हो सकते हैं या तो दो हो सकते हैं, लाइक दो वैल्यूज में से या कोई सी एक आंसर हमारा हो सकता है। तो ये हो गई हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें के मींस क्लस्टरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कैसी, लाइक क्या एल्गोरिथम्स होती है, क्या एल्गोरिथम है हमारी के मींस क्लस्टरिंग। सो हमारा K-मींस क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम पार्टीशंस करते हैं n ऑब्जर्वेशन में, जिसमें हम k क्लस्टर्स बनाते हैं, k नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाते हैं, वेयर ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू क्लस्टर, तो with the nearest mean. The goal is to minimize within cluster sum of square, effectively making the clusters as dense and compact as possible. तो हमारे के मींस क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होती है, जिसमें हम पार्टीशन करते हैं हमारी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, और उसको हम k क्लस्टर्स लाइक बनाते हैं, k नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाते हैं, जिसमें हम हर ऑब्जर्वेशन को लाइक एक क्लस्टर को बिलोंग करता है, जिसमें एक नियरेस्ट मीन हम जो कि सेंट्रोइड बनता है उसके अकॉर्डिंगली। तो हमें लाइक इसमें हमारा गोल होता है कि हमें विद इन द क्लस्टर हमें सम ऑफ स्क्वायर लाइक मिनिमाइज करना है सम ऑफ स्क्वायर्स को विद इन द क्लस्टर्स। तो हम पहले चूज करते हैं कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें बनाने हैं, डिटरमाइन द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर के लिए कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें बनाने हैं, इनटू विच जो हमारा डेटा है वो ग्रुप्ड होगा। तो ये हमारे क्रिटिकल होते हैं फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम चूज करते हैं हमारे डोमेन नॉलेज या फिर मेथड्स, लाइक द एल्गो मेथड्स के अकॉर्डिंगली हम लाइक चूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स की हमें नीड होगी। तो हम अब सेकंड स्टेप होती है हमारी इनिशियलाइज सेंट्रोइड्स। तो हमने रैंडमली सिलेक्ट कर दिए के डेटा पॉइंट्स फॉर द डेटा सेट, तो उसमें हम इनिशियल सेंट्रोइड्स निकालेंगे सारे क्लस्टर्स की। तो द प्लेसमेंट ऑफ दिस इनिशियल सेंट्रोइड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स जो हमारी क्लस्टरिंग प्रोसेस होती है, इसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे इनिशियल सेंट्रोइड्स। तो अब से थर्ड है हमारा असाइनिंग डेटा पॉइंट्स। ईच डेटा पॉइंट इज असाइन्ड टू द नियरेस्ट। तो जो हमारे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, वो जो नियरेस्ट एंड्रॉइड होते हैं उसकी वैल्यू से लाइक असाइन करते हैं, जिससे हमें इनिशियल क्लस्टर मिल पाते हैं। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स सच एज यूक्लिडियन डिस्टेंस और ट्रिपली यूज टू डिटरमाइन प्रॉक्सिमिटी। तो जैसे कि हमारे डिसीजन मैट्रिक्स, जैसे कि हमारी यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है, वो हेल्प करती है हमें डिटरमाइन करने में प्रॉक्सिमिटी। फिर हम वापस से रिकैलकुलेट करते हैं सेंट्रोइड्स वंस ऑल पॉइंट्स आर असाइन्ड, द सेंट्रोइड्स ऑफ ईच कैलकुलेट cluster is recalculated as the mean of all data points within that cluster. फिर हमने लाइक पहले इनिशियल हमने सेंट्रोइड्स बनाए थे, कैलकुलेट किए थे, अब हम उसको वापस से रिकैलकुलेट करते हैं, जो कि जितने भी लाइक जितने भी पॉइंट्स हमने लाइक असाइन कर रखे, तो जो हर क्लस्टर्स की जितनी वैल्यूज होती है उनके लाइक मीन से ही हम सेंट्रोइड दूसरी बार हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम तब तक करते हैं जब तक हमारी स्टेबल हो जाए। जो हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेप होती है वो बार बार हम लाइक रिपीट करते रहते हैं, तब तक हमारे सेंट्रोइड से वो ज़्यादा लाइक लो बहुत ज़्यादा लाइक मूव ना करे, लाइक हर एक सेंट्रोइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन लाइक या फिर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन हमारे रीच हो गई, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्लस्टर है वो अब लाइक हमारे स्टेबल हो चुके जो हमारे क्लस्टर के असाइनमेंट्स थे। तो हमारा क्रिटिकल रोल हमारा इनिशियल सेंट्रोइड्स की होते हैं, कि जो इनिशियल सिलेक्शन होता है हमारे सेंट्रोइड्स का वो हमें इम्पैक्ट करता है हमारी के मींस एल्गोरिथम के आउटकम को। तो अगर हमने इनिशियलाइजेशन डिफरेंट किया है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा फाइनल क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर कन्वर्जन स्पीड होगी या फिर ओवरऑल क्वालिटी होगी क्लस्टर्स की, वो डिफाइन लाइक चेंज हो सकती है अगर हमने इनिशियली हमने सही सेंट्रोइड्स को सिलेक्ट नहीं किए तो। तो अगर हमने पुअर इनिशियलाइजेशन किए तो हमें जो क्लस्टरिंग है सब ऑप्टिमल क्लस्टरिंग ट्रैपिंग द एल्गोरिथम इज एन लोकल मिनिमम रेदर देन फाइंडिंग द ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर हमारा इनिशियलाइजेशन ही सही नहीं होगा, तो हमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा कि लाइक उसको हम फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, अगर हमने पहले ही इनिशियलाइजेशन ही गलत किया होगा हमारे सेंट्रोइड्स का। तो सेंट्रोइड्स के फर्स्ट इनिशियल इनिशियल जो हम लाइक सेंट्रोइड्स को हम कैलकुलेट करते हैं, वो
काफी इम्पोर्टेंट होता है हमारे आगे के स्टेप्स के लिए। अब हमारी सेकेंड है के नियरेस्ट नेबर, जो कि हमें एक हम के नियरेस्ट नेबर समझेंगे कि लाइक हमारी ये मेथड कैसी होती है कि लाइक कैसे हम इसके थ्रू इम्प्यूटेशन भी कर पाते हैं। लाइक ये एक एडवांस इम्प्यूटेशन का लाइक फॉर्म है। तो लाइक के नियरेस्ट नेबर इज अ नॉन पैरामीट्रिक लेजी लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो के नियरेस्ट नेबर को हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत लेजी लर्निंग एल्गोरिथम होती है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज होती है। तो जो क्लासिफिकेशन में है होता है कि लाइक जो न्यू डेटा है वो असाइंड होता है टू द क्लास दैट इज कॉमन अमंग इट्स के नियरेस्ट नेबर। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है कि जो जो नया डेटा पॉइंट है उसको हम असाइन कर देते हैं वो वाली क्लास जो कि हमारे के नियरेस्ट नेबर लाइक जितने भी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर हमने लाइक कैलकुलेट किए हैं उनमें जो कॉमन होगी उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और तो डिस्टेंस जो इनके बीच में लाइक जो ये नेबर्स है कि लाइक कौन सा क्लोजेस्ट नेबर है इसके बीच में, तो इसके लिए हम पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जिसकी डिस्टेंस कम आएगी वो क्लोजेस्ट नेबर्स है। तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं मेरे इक्लूडेड डिस्टेंस है। तो इक्लूडेड डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला ये होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पॉइंट 2,3 और 5,7 है तो हम ऐसे इक्लूडेड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसकी भी सबसे कम इंक्लूडेड डिस्टेंस होंगी वो हमारे नियरेस्ट नेबर होंगे। तो हम के की वैल्यू हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हम या तो के इक्वल्स टू 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा के की वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज होते जाती है कि लाइक अगर के की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है तो एक्यूरेसी थोड़ी इंक्रीज होते जाती है, थोड़ी बहुत एरर्स होने के चांसेस कम होते जाते हैं। अब ensemble methods in machine learning, trees and forests. Ensemble methods combine multiple machine learning models to achieve better predictive performance than any single model alone. This section compares three popular tree-based ensemble techniques: decision tree, forestry, and boosting. तो हम तीन डिस्कस करेंगे अभी: decision tree, random forest, and boosting. Decision tree is the foundation. A single decision tree is a flowchart like a structure where each internal node represents a test on an attribute. Each branch represents the outcome of the test, and each leaf node represents a class label. They are simple to understand and interpret, but can be prone to overfitting, especially with complex datasets. Simple and interpretable, prone to overfitting, form the basis forms the basis for more complex ensembles. Random forest, wisdom of crowds. The forest random forest builds multiple decision tree, each trained on a subset of the data and random subset of features. The final prediction is made by aggregating the prediction of individual trees. This approach significantly reduces the overfitting and improves stability and accuracy. Many trees trained independently reduces overfitting, improves scalability, stability, and robust and highly accurate. Boosting sequential error correction. Boosting builds trees sequentially where each new tree attempts to correct the errors made by the previous ones. Algorithm like AdaBoost and Gradient Boost machine iteratively improve the model's performance. The boosting often achieves very high accuracy but can be more sensitive to noisy data and outliers than random forest. Trees built sequentially, correcting out of focus on difficult instances, achieve very high accuracy. Question number 8: implementing logic gates with single lane neural networks. A single lane neural network, specifically a perceptron, can be used to implement basic logic gates like AND, or not. These networks consist of an input layer and output layer and a simple activation function. The key is to find the appropriate weight and biases and allow the network to correctly classify the inputs according to the gate's logic. And one step sigmoid, step slash sigmoid no, or one step slash sigmoid no, not one step no. So and or gates, a single perceptron can learn the decision boundaries that separate true and false. For example, for an AND gate, the positron needs output only when both inputs are 1. The NOT gate requires a single output where it inverts the value. Question number 5: information gain. Choose the best place for the decision tree. Information gain are key metrics used in decision tree algorithm to determine the effectiveness in splitting
A node based on a particular attribute that quantifies the reduction of entropy, a measure of impurity or randomness achieved by splitting the dataset according to the attribute. A higher information gain indicates a better split as it leads for more homogeneous child nodes. Tips to calculate gain and determine the best split. Compute initial entropy of target value. Compute entropy after splitting by each attribute. Calculate information gain for each attribute. Select attribute for highest information gain. Gini index measuring impurity of optimal split. The Gini index or Gini impurity is another popular metric used in the decision tree algorithms to evaluate the quality of split. It measures the impurity of node. A node is considered pure as if its samples belong to the same class, resulting in a Gini index of 0. A higher Gini index indicates greater impurity. The goal is to select splits that minimizes Gini impurity, leading to more homogeneous channels. Steps to compute Gini index and build a decision tree. Compute Gini for each attribute. Identify the best split. Lower the Gini, the better. Build the decision tree. Comparing decision trees, information gain versus Gini index. Decision tree are powerful classification tool when the choice of impurity measures significantly influence how they are constructed. While both aim to find the best splits, they approach it from the slightly different perspective, leading to potentially different tree structure and predictive value. Information tree whenever information gain driven. A decision tree built using information gain prioritizes attributes that yield the largest reduction in entropy. This means it favors attributes that provide the most information about the target variable, making the resulting child node as possible. Splits based on the highest entropy reduction favors attribute with more distinct categories, aims for maximum information content in each split. Tree to Gini index driven. Conversely, a decision tree constructed with the Gini index focused on minimizing the probability of misclassifying a randomly choose element if they are randomly labeled according to the classification distribution in the node. It tends to favor the splits that creates more balanced node. Splits based on lowest impurity prefer splits that lead to more balanced trial node, focuses on reducing classification. Key difference in comparison order of attributes due to their difficult mathematical formulation. The two metrics might prioritize different attributes for splitting the various nodes, leading to different structural drive down the tree. Finally, prediction, while often similar, the slight difference in tree structure and can lead to transformation is the final classification and rules prediction at the leaf node. Now, preference for attributes. Understanding the distinction is crucial for selecting the appropriate impurity measure based on dataset characteristics. So, thank you for watching. That's it for today.